बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फास्ट समाचार पे। मैं मणिका शर्मा एक बार फिर आप सभी के साथ में। तो अभी हम मौजूद हैं, फास्ट समाचार का जो काफिला है वो मौजूद है पोहरी विधानसभा में। पोहरी विधानसभा में हम आए हैं अपने चुनावी चौपाल को लेकर। जैसे कि आप सब मेरे साथ में देख सकते हैं कि मेरे साथ में जो बीजेपी के भी लोग बैठे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के भी लोग बैठे हुए हैं और कुछ भाजपा से भी हैं। तो हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि जैसे कि जो अभी विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस बारे में हम पोहरी विधानसभा में फिलहाल में खड़े हुए हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ का जो गणित है वो क्या कहता है कि आखिर जो आगे आने वाला जो विधायक है आखिर वो कौन होगा। ऐसा कौन होगा कि जिसके सर पे ताज चढ़ेगा और ऐसा कौन होगा कि जिसके सर पे हम कह सकते हैं कि गाज गिरने वाली है। अगर मैं बात करूं पोहरी विधानसभा की तो ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें तो जातिगत जो समीकरण है वो बहुत ज्यादा ही है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पे जो पोहरी के विधानसभा से जो लोग हमारे साथ में मौजूद हैं कि आखिर ये जो विधानसभा चुनाव उपचुनाव जो होने वाला है वो किन मुद्दों को लेके होगा। तो मैं बात करती हूँ यहाँ पे, मैं जानना चाहती हूँ, आपसे ही शुरुआत करती हूँ मैं। तो आप ये मुझे बताएंगे कि आखिर जो पोहरी विधानसभा क्षेत्र है इस क्षेत्र में क्या क्या जरूरत है, मतलब विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उपचुनाव उसमें क्या क्या मुद्दे हैं जिनके चलते विधानसभा उपचुनाव होगा। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पोहरी और जो 27 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है समूचे मध्य प्रदेश में, जो सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो बनी थी तो सिंधिया जी का चेहरा दिखाकर और कमलनाथ ने धोखे से सरकार बना ली, क्योंकि वहां गांधी परिवार के इशारों पर ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस चलती है। पूरे देश में जो गांधी परिवार जो तय करता है वो होता है। अब रही बात एक मान सम्मान की, श्रीमंत सिंधिया जी उस चीज को भी एक्सेप्ट कर गए कि चलो मुख्यमंत्री बन गए, कोई बात नहीं। लेकिन जो चुनावी वादे थे, कांग्रेस ने जो चुनावी वादे किए थे झूठ बोलकर, तो बार बार जनता के बीच में जब जाते सिंधिया जी तो जनता जवाब मांगती थी कि हमारा कर्ज माफ कब होगा। तो कमलनाथ जी को बार बार श्रीमंत महाराज साहब ने चेताया था कि जनता का कर्ज माफ करें, लेकिन कमलनाथ जी तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि छिंदवाड़ा पे सिर्फ उनका ध्यान था। मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी विधानसभा पे बिल्कुल ध्यान नहीं था छिंदवाड़ा के अलावा। तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो सिंधिया परिवार है मतलब सत्ता की लड़ाई है, सत्ता के साथ साथ इन्होंने अभी कहा कि गांधी परिवार है जो कि हाइट पकड़ता चला जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा के 15 साल के कुशासन के विरोध में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चुनी और सिंधिया जी चूंकि लोकसभा चुनाव हार गए थे, पद लोलुपता के चलते उन्होंने चोर दरवाजे से जनता का जनादेश भेज दिया और राज्यसभा चले गए। और उनके साथ कुछ जनता के चुने हुए ऐसे लोग जो कि जनादेश को बेच गए, वो लोग चले गए और उन्होंने पूरी सरकार को जनता की गिराया। माननीय कमलनाथ जी बने, आप देखेंगे ये जो सुरेश राठखेड़ा आज बीजेपी के मंच के माध्यम से बोलते हैं, वो खुद कांग्रेस के मंच के माध्यम से यहाँ कहते थे कि पोहरी विधानसभा में माननीय कमलनाथ जी ने 11 आंगनबाड़ी केंद्र, 4 विद्युत सब स्टेशन, सर्कुलर डैम जिसकी झूठी घोषणावीर मामा व्यापम घोटाले के आरोपी इन्हें कहे हम, या घोषणावीर मामा आए थे, इसी पोहरी चौराहे पर पहले बोर्ड लगा हुआ था कमलनाथ जी का और सुरेश राठखेड़ा जी का। मैं पूछना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि उस समय झूठ थी या आज झूठ है। और ये इनके उसमें देखो गौशालाओं में आज इन्होंने अपना स्वयं का राठखेड़ा जी ने वो निकाला है, उसमें उनके साथ पशुपालन मंत्री लाखन सिंह जी खड़े हैं। भैया ये कांग्रेस की योजना है, आप उनको अपने नाम दे रहे, तुम बदल गए तो लोग थोड़ी बदल गए। तो मतलब इनका कहना है कि कांग्रेस की योजना को जो है बीजेपी ने जो है चुरा लिया है। तो जी मैडम, सर्कुलर डैम की जो योजना है वो शिवराज सिंह चौहान के समय से प्रारंभ हुई थी और उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई थी। और कमलनाथ जी का आपसे कल भी इसी बात से मेरा बहस हुई थी, कल भी मैंने आपको यही जवाब दिया था कि कमलनाथ जी ने केवल उस डैम की घोषणा के बाद बोर्ड ही लगाया था, उसकी डीपीआर नहीं बनी थी, उसका कोई ठेका नहीं हुआ था। जी देखिए, जी सर एक सेकंड आपके पास भी आप मेरी बात सुन लीजिए, उसका कोई ठेका नहीं हुआ था, उसकी कोई डीपीआर नहीं बनी थी, उसका कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ था, केवल एक चौराहे पर बोर्ड लगा दिया गया था। आपकी चाहे वो किसी भी योजना की बात हो, उसके लिए कमलनाथ जी ने पोहरी के लिए कोई फंडिंग नहीं करी थी। और जब भी
हमारे विधायक जब जो कांग्रेस में थे वो इसके लिए फंडिंग के लिए जाते थे तो उनसे ये बोल दिया था कि जाओ, अभी समय नहीं है, मेरे पास 24 घंटे ही होते हैं, मेरे पास 26 घंटे नहीं है समय काम करने के लिए। और उनका कुल मिलाकर के एक ही मकसद था कि सिंधिया जी के क्षेत्र में कोई काम ना हो पाए और सिंधिया जी अपने क्षेत्र के नेता न बन पाए। इसी उद्देश्य से सिंधिया जी ने जब उनके काम नहीं हो रहे थे, जो जनता के झूठे वादों को कमलनाथ जी पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। राष्ट्रवाद की भावना के साथ सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए। कमलनाथ जी केवल झूठ बोलना जानते हैं। आप पौरी की जनता से एक बार पूछ लें कि कमलनाथ जी कभी पौरी में आए? एक भी बार कभी किसी ने कमलनाथ जी को देखा है? शिवपुरी जिले में कभी किसी ने कमलनाथ जी को देखा है? ग्वालियर में एक पहली सभा, जब इस स्थिति में आ गई कांग्रेस, तब पहली बार ग्वालियर में एक सभा लेने को कमलनाथ जी आए। इससे पहले कभी ग्वालियर में भी कोई कमलनाथ जी को नहीं जानता। तो इनका कहना है कि जो सिंधिया हैं उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा था। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, कल तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस में अपना बायोडाटा दे रहे थे। मित्र से पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन में कांग्रेस के में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया? सिंधिया जी कहते थे कि शिवराज सिंह चौहान जनता के हत्यारे हैं, किसानों के हत्यारे हैं, बेटियों पर मध्य प्रदेश अत्याचार में नंबर 1 बना, कुपोषण में नंबर 1 बना। अनेक ऐसे कलंक शिवराज के कुशासन में मध्य प्रदेश के माथे पर आए जिन्हें आज जनता झेल रही है। आप देखेंगे कि आज ये लोग बदल गए। तो सिंधिया जी खुद कहते थे कि मामा किसानों का हत्यारा है। सिंधिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोकसभा हार गए तो पूरी कांग्रेस कमजोर नहीं हो गई? कांग्रेस से कार्यकर्ता ने एक छोटे से कार्यकर्ता को, सुरेश राठखेड़ा को, जो ग्राम पंचायत का सरपंच का चुनाव हारे, उन्हें विधायक बनाया। और ये भाजपा के मित्र इन्होंने प्रहलाद भारती को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया था। 35,000 वोटों से प्रहलाद भारती यहाँ से हारे हैं। अब भी तीसरे नंबर पर भाजपा रहेगी, तीसरे नंबर पर। अच्छा, मैं आपसे बात करती हूँ, आप क्या बोलना चाहते हैं इस पर? हमारे कांग्रेस के जो मित्र, मेरा नाम हेमेंद्र गौतम है, मैं मीडिया प्रभारी हूँ यहाँ। हमारे मित्र कह रहे हैं कि इनकी 14 महीना की सरकार में, 14 महीने की जो सरकार थी उसमें इन्हें कौन कौन से कार्य किए, ये कह रहे हैं कि हमने क्या नाम है सकुला डैम का उद्घाटन किया। ये कह रहे हैं, इनने कुछ नहीं किया, इनने केवल एक ही फंडिंग चला। और वो क्या किया? ट्रांसफर उद्योग, जिसको कहा जाना है ट्रांसफर उद्योग के अलावा कमलनाथ जी ने कोई एक कार्य किया हो तो ये मेरे मित्र कांग्रेस के बंटी भैया बताएं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपसे रखती हूँ कि ये कह रहे हैं कि ट्रांसफरों के अलावा कोई और काम कराया नहीं गया। सबसे पहले तो सिंधिया जी का चेहरा देख के कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, हाथ का पंजा देख के कांग्रेस की सरकार बनी। जनता ने हाथ के पंजा को चुना था। दूसरी चीज, तुम तो बस एक बात मुझे ये बता दो कि सर्कुलर डैम कब बन के तैयार होगा, इसको जनता को इसका लाभ कब तक मिलेगा, बस ये चीज मुझे आप बता दो। बताओ आप मुझे। जवाब कौन देगा? मैं बताऊंगा। ये सर्कुलर डैम का जो इंदौर की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, इसका पूरा टेंडर हो चुका है, डीपीआर बन चुकी है और काम होना भी स्टार्ट हो रहा है। अब ये कोई सर्कुलर डैम ऐसी चीज तो है नहीं कि पूरी और सब्जी है कि उसको कल बन जाएगी और अब अभी बन जाएगी और शाम को हम खा लेंगे। डैम है, डैम के तरीके से ही बनेगा। 226 करोड़ की परियोजना है। दूसरी बात, हमारे विधानसभा प्रवक्ता ने अभी एक कटाक्ष वो कल भी कर रहे थे और हम पे आज भी कर रहे हैं कि प्रहलाद भारती को तीसरे नंबर पे क्यों आ रहा। ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं, कभी कुछ और बचती है। हमारी पास की विधानसभा से जो जनरल सीट आ रही है, आपके प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत क्यों आ रहे? किन्होंने? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हराए थे वो? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, बताओ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप स्वयं राठखेड़ा जी ने ये पुस्तक छपाई है, उसमें देख लेना कि कई कार्यक्रमों में कांग्रेस के मित्र खड़े हैं और कांग्रेस के कार्यक्रम वो उस समय कांग्रेस के थे। आज ये बदल गए, दल बदलू हो गए तो वो भाजपा के काम नहीं हो गए। और मैं जवाब देना चाहूंगा, न्यूज 18 का यहाँ कार्यक्रम हुआ था, जनता का दरबार। उस कार्यक्रम में भी प्रहलाद भारती और ये भाजपा के मित्र कह रहे थे कि साहब डीपीआर हो गई है सर्कुलर डैम की। फिर कमलनाथ जी का भी बोर्ड लग गया। आप देखेंगे कि यात्री प्रतीक्षालय आपको रास्ते में भी मिले होंगे। कांग्रेस के विधायक थे सुरेश राठखेड़ा, उस समय में वो यात्री प्रतीक्षालय लगाए गए और आप विधायक हट गए तो यात्री प्रतीक्षालय आपने लगा दिया। भैया आपने दल बदल लिया, वो विधायक रहते हुए यात्री प्रतीक्षालय लगाए गए थे, आप बदल गए। ये बार बार कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं प्रहलाद भारती तीसरे नंबर पर। मैं बता देता इधर पे एक सेकंड आप लोग जरा 1 मिनट बात तो करने दीजिए। मेरे कांग्रेसी मित्र बार बार कह रहे हैं प्रहलाद भारती तीसरे नंबर पर।
ये सब कांग्रेस वालों की एक चाल थी। क्या थी? वो एक मिनट मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस का काम कर रहे थे भाई 28,000 से न जाने कितने, वो तो हमें ध्यान नहीं। आप कन्यादान योजना करेंगे, है ना? कन्यादान योजना करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसे हमारी जनता को लालच में देकर और झूठे वादे करके इन्होंने, इस कारण से हमारी जनता, भोली भाली जनता, गांव की जनता है, किसान जनता है, वो बातों में आ गई कांग्रेसी में। क्या इन्हें 2 लाख के, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2 लाख रुपए का इन्हें कर्ज माफी किया? क्या इनसे पूछना चाहता हूँ क्या कन्यादान योजना में इन्हें 51,000 रुपए दिए? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्हें क्या नाम है, तीर्थ दर्शन योजना क्यों बंद करी? इन्हें कन्यादान योजना क्यों बंद करी? ऐसी ना जाने कितनी योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इन्हें बंद कर दी है। क्या कहना चाह रहे हैं आप इस बार? कौन सी कन्या? बीजेपी में साथी गए हुए हैं, इनसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये ना समझे कि ये कांग्रेस हमसे कांग्रेस थी, कांग्रेस से ये लोग थे, इसलिए कांग्रेस में वो बीजेपी में गए हैं ये लोग। तो माननीय कमलनाथ जी हमारे, अरे 2 लाख की बात करो भाई साहब। आप क्या कहना चाह रहे थे चक्राना जी? देखो, अभी जो प्रहलाद भारती वाली जो बात चल रही है, मैं भी उस समय कांग्रेस में था, तो कमलनाथ जी की सरकार में पहले 1 मिनट था, सुन ले गए, ठीक है ना? जब अब तुम बोले ना तो मैं बोलूं तब कहना, ठीक है ना? तो जो जनता को जो झूठे वादे दिए थे कि 2 लाख का कर्ज माफ, तो जनता उस बहकावे में आई। दूसरी बात, जो 51,000 जो कन्याओं को जो दिया जाएगा शादियों में, मैं जनपद में जनप्रतिनिधि हूँ, और जब सम्मेलन हुए थे सिर्फ फर्जीवाड़ा आज भी कागजों में डला है, और किसी भी कोई भी कार्यक्रम में जितने जो कन्यादान योजना जो किया था, आज भी बच्चियां भटक रही हैं और उनके यहाँ डिलीवरी भी हो गई है, लेकिन पैसा नहीं मिला। तो झूठे वादे लेकर जो सरकार बनी थी। और रही बात जो अभी मुझे बताया था कि पहले जब हम, देखो क्या है, हर व्यक्ति अपने मान सम्मान के लिए राजनीति करता है। जब मैं कांग्रेस में था और हमारे सिंधिया जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस को जानते थे, ना कि कांग्रेस हमारी कुछ थी। हमारे लिए सिर्फ सिंधिया जी थे, सिंधिया जी के नेतृत्व में हम कार्य करते थे। और जब कांग्रेस के, जब बीजेपी की, इससे पहले बीजेपी की जो सरकार थी, उस समय जनपद में जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य को जो राशि दी जाती थी विकास के लिए, वो कांग्रेस की सरकार आते ही बंद कर दी। और जो गरीबों को, आदिवासियों को जो कुपोषण रहित होने के लिए 1,000 रुपए जो बीजेपी सरकार ने लागू थी, कांग्रेस के समय पर जो बंद कर दी गई, ये क्यों कर दी? और आज फिर बीजेपी की सरकार आते ही चालू कर दी गई, और 9,000 रुपए अभी दिए गए। तो इसका जवाब मैं आपसे पूछूंगी, बताएं आप क्या कहना चाहेंगे कि कन्यादान राशि जो वे बोल रहे हैं और वो कुपोषण वाली जो बात उन्होंने की, क्या कहेंगे इस पे आप? ऐसा है मैडम, ऐसा है, पहले तो ये अपने आप को देखें। अगर कमलनाथ जी को झूठा कह रहे हैं तो फिर कांग्रेस का मुखौटा लगा के तो कांग्रेस के कार्यक्रमों में क्यों आते थे और आते थे कि और कसमें खाते थे कि कुछ भी हो जाए, कोई को भी टिकट दे दे, हम कांग्रेस का काम करेंगे। तो ये झुमरा, ये रोड़ा, ये क्या मार रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी योजनाएं थी 15 महीने में वो काम हुए जो इनके 15 साल का कुशासन था। ये लोग तो डर गए थे कि अगर ये 5 साल रह गए कमलनाथ जी तो ये हमारा बंटवार कर देंगे, ये आने वाले, वो तो समय बताता। लेकिन ये चोर दरवाजे से आके विधायकों की बोली लगाई। अब ये तो दुनिया को और ये प्रदेश को पता है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। जनता बैठी है सबक सिखाने के लिए, जनता के दिल में पंजा है, जनता ने पंजे की सरकार चुनी थी। ये आने वाला वक्त बताएगा इन लोगों को। ये जो नकली लोग हैं, चाहे वो इधर आ जाए चाहे उधर आ जाए, इनका कोई और चोर नहीं है। जितने भी कांग्रेस से गए हैं उनका कोई मोल नहीं है। ये मानो कि उनका कोई मान सम्मान रहा ही नहीं है। जैसे सिंधिया जी की पूछ कहीं पे भी नहीं हो रही है, चाहे वो पौरी का प्रोग्राम देख लो, चाहे अन्य सभाएं देख लो, वहाँ जिस सिंधिया परिवार को, सिंधिया जी को अपनी पलकों पे बैठाते थे लोग, और आज उन्हीं की सभाओं में उनके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। जनता ने सुन लिया, कांग्रेस की सरकार आने वाली है और कमलनाथ जी के आते ही ऋण माफी हो, कन्यादान राशि हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं की अगर बात हो, वो कमलनाथ जी करने वाले हैं। आप दिला रहे हैं भाजपा के लोग। तो इसका क्या कहना चाहिए
कहना चाहेंगे? मैडम, मैं आशुतोष जैमिनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष, विधानसभा क्रमांक 24 पौरी से। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ 84 के दंगों का हत्यारा कमलनाथ से कि आपको जनता ने झूठे वादे करके जो सरकार बनाई थी, क्या फुटपाथ पर ठेला लगाने वाले, क्या अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमण लोग होते हैं, भूमाफिया हो सकती है क्या? आप मुझे बताइए, 6 कमरे तोड़ करके कह की आत्मा को शांति मिल गई। आप देखिए हमारे शिवराज सिंह जी ये कहते हैं कि हर गरीब को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 2022 तक कोई भी व्यक्ति घर नहीं रहेगा, सबके सर पे छत रहेगी। और आप इनको देखिए, जिनके मकान बने हुए उनके मकान तोड़ रहे हैं। ये कैसा विकास है? ये क्या बात करना चाहेंगे? हत्यारा कमलनाथ 84 दंगों में सिख लोगों को मरवाया, उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, उसकी बात करती है पूरी कांग्रेस है मैडम। अपनी किसानों को जिंदा मरवाया था शिवराज सिंह चौहान ने। व्यापम घोटाले में छात्रों को मरवाया था। झांसी की रानी के हत्यारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भैया क्या करवा रहे इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं से 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हुआ था, ये मैसेज यही बताएं। शांति बनाए रखें, आपके पास भी माइक आएगा, आपके पास भी माइक आएगा। एक मिनट आप लोग शांति बनाए रखें, उनको भी अपनी बात मैडम, बात ये हुई है। अरे 1 मिनट आप लोग शांति बनाए, आपके पास भी माइक आएगा। सरकार की बात रही कृपया कर इसकी शालीनता बनाए रखें। मैडम, सरकार की बात रही, बात ये लोग कहते हैं। आप देखिए कि डीपी मिश्रा जी की सरकार, राजमाता साहब जब कांग्रेस में थी, डीपी मिश्रा साहब की सरकार गिराई। इसके बाद सिंधिया जी ने, बड़े महाराज साहब ने विकास कांग्रेस बनाई, तब सरकार गिराई। अब ज्योतिरादित्य जी ने गिरा दी, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? एक काम बता दे, मेरी बात सुनो। कमलनाथ जी ने कॉलेज खोला है, जो नई बिल्डिंग सी है कमलनाथ जी ने खोला है, ठीक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। मैं भाजपा के इन मित्रों से पूछना चाहता हूँ, ये राम के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी गौ माता के नाम पर वोट। माननीय कमलनाथ जी ने चित्रकूट राम बनपत कमन के लिए करोड़ों की राशि स्वीकृत की। शिवराज सिंह ने आने के बाद सरकार में राशि को कटौती कर दिया। भव्य गौशाला है, आप परेशान होती थी, माता के साथ दुर्घटना होती थी, भव्य गौशाला बन गई, चारे की राशि बढ़ाई और शिवराज सिंह चौहान ने चारे की राशि को कम कर दिया। ऐसे अनेक उदाहरण मध्य प्रदेश में लंबे समय तक 3 शिक्षक अपनी हक की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही अन्य कई लोग हैं, मंत्रियों को टैक्स माफ कर रहे हैं। अरे चोर दरवाजे से लोगों को मंत्री बनाना जो पंच नहीं है, वही लोग हैं जो ये बात को बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तारीख भी बताई और मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू किया। भारत की जनता को समर्पित भी किया। राम मंदिर की लड़ाई पर लड़ाई नहीं हुई। कल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किसानों के लिए एक बिल पास किया है, जिसके लिए भी किसान विरोधी लोग वोट कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, उन्होंने जो मोदी जी का फैसला नहीं था, ये कोर्ट ने फैसला किया था। आप लोग तब का था लॉकडाउन में, जब किसान हजारों किलोमीटर पैदल आ रहे थे, तब आप लोग कहते मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी कहाँ थे तब? मजदूरों के पेड़ों में इतने बड़े बड़े
केरल के कांग्रेस के अध्यक्ष ने, जिलाध्यक्ष ने गौमाता की हत्या करवाई थी। कैसे हत्यारे आज गौमाता की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। कभी से कहते थे राम तो काल्पनिक है, राम सेतु को तोड़ दो, कोर्ट में जाकर के आज बात कर रहे हैं। अरे ये हत्यारे क्या बात करेंगे, लोगों में हत्या करवाई है। 84 का दंगा, और दिग्विजय सिंह ने कितने लोगों को मार डाला। मैं आपसे कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहूंगा, कौन सी मशीन है जिसमें आलू डालने से सोना निकलता है? यहाँ पे जो हमारे पूर्व विधायक जो थे सुरेश लाल जी, उनके सुपुत्र यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करूंगी जरा। बंटी भैया, आप ये कह रहे हो अतिक्रमण के खिलाफ बंटी भैया, मेरे पिताजी ऑल ओवर 230 विधायकों में पहले ही कैसे विधायक थे जिन्हें गाजीगढ़ की, मेरे पास वीडियो भी हो, आप सबने देखी। मेरे पिताजी ने शासकीय मंच से वहां से बोला था कलेक्टर का कि इस मुहिम में गरीब आदमी का मकान, स्टाल और दुकान ना टूटे। आपके पास सबने देखा होगा उस वीडियो में मेरे पिताजी ने अपने ही उस समय जो कांग्रेस सरकार थी उसके खिलाफ बोला। मेरे पिताजी कभी भी अतिक्रमण तोड़ने के खिलाफ सपोर्ट में नहीं, हमेशा खिलाफ में थे। उस समय गाजीगढ़ में नहीं था। बात दूसरी बात है, आप सब कह रहे हो किसने गद्दारी की, वफादारी की। हम खुददार हैं और गर्व से कह सकते हैं हम खुददार हैं। अरे बेटे, जिस चीज के कल तक आप जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज आप मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और सुनो, यहाँ कमलनाथ नहीं आए थे जानित के लिए इस्तीफा, यहाँ कोई कमलनाथ जी, यहाँ कोई कमलनाथ जी रैली नहीं करने आए थे, महाराज साहब आए थे। यहाँ की युवाओं ने, यहाँ की जनता ने ये सोचा था कि हमारा महाराज साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए यहाँ के लोगों ने पक्ष किया था। ना भारती जी को तीसरे स्थान में पहुंचाना किसी का मकसद था, ना कैलाश को। यहाँ सिर्फ एक ही मांग थी कि हमारे महाराज साहब मुख्यमंत्री बने, इसलिए उन्होंने मेरे पिताजी का सपोर्ट किया। और आज भी जनता महाराज साहब के साथ है, कल भी थी और कल भी रहेगी। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से ये पूछना चाहूंगा, बंटी भैया, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया रोड पे क्यों आ गए, उन पर रोड पे लाने का क्या कारण था? एक मिनट, ये मुद्दा तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो लड़ाई है वो उपचुनाव को लेकर लड़ाई हो रही है। यहाँ पे एक कांग्रेस वाले आ गए और बीजेपी आ गई और एक दूसरे की खींचातानी कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहना चाहती हूँ, हमारे साथ में यहाँ पे कुछ आम पब्लिक भी है मौजूद। मैं इनमें से एक या दो लोगों से थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि आखिर ये जो आम नागरिक है, क्योंकि आप लोग तो पार्टी विशेष है, आप लोग एक पार्टी को समझते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो आम लोग हैं मैं जरा उनसे भी बात करूं। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताएं। पहले तो ये बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जौहरा सिंह जाटव है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं किसी कांग्रेस की या फिर मैं भाजपा की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप पोहरी के नागरिक हैं, तो जो समस्याएं आप फेस कर रहे हो फिलहाल में, चाहे मैं अपनी सड़क की बात करूँ या बिजली की बात करूँ या मैं और बात करूँ, तो आप उस पर क्या कहोगे? मैं उस पर ये कहूँगा कि जैसे हमारे वर्तमान के विधायक हैं सुरेश राठकेरा जी, तो पौरी में लोगों का अतिक्रमण टूटा, तो जो कांग्रेस वाले भी बैठे हैं, बीजेपी वाले भी बैठे हैं, तो मैं इनसे जब पूछूंगा कि जनता के बीच में विधायक कितनी बार आए? आप लोगों की बातें तो बहुत सुनी, बात यहाँ पे एक आम जनता की भी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपकी बात मैंने मानी, आप कितनी बात लोग बात गए थे यहाँ से, लेकिन विधायक साहब पता चला कि शिवपुरी उनके लड़के से बात होती थी। अच्छा, तो इसका मतलब आपके हिसाब से जो अभी उनकी सौगात से जो सर्कुलर डैम का उद्घाटन हो गया वो गलत किया उनने? उद्घाटन दिन में होगा, रात में मशीनें गायब हो गई। भाजपा में बात करती है इस बारे में जानती। बड़े भैया के सवाल का सम्मान करता हूँ। बड़े भैया, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये अतिक्रमण को रोकने में मेरे फल नहीं हो पाए, इसलिए तो आज इस्तीफा देने की वजह क्या है?
यही तो अपनी छोटी छोटी बात है, जिस तरीके से हमारे लोगों को, अपने परिवार के लोगों को इन लोगों ने दबाया, इसी कारण आज आपके सेवक ने इस्तीफा दिया है। और आप ये कह रहे हैं मशीनों का जो चली गई है, मशीना भूल पूजन हुआ है, आप धरातल पर जाइए, सर्वे काम कर रही है कि नहर कहाँ से कहाँ जाएगी, आप देखिए धरातल से काम चालू है और मशीनों की जब जरूरत होगी खुदाई में काम चालू होगा। इस समय वो रूपरेखा तय कर रहा है कि कहाँ से निकालेंगे, क्या डीपीआर में उनको शो किया है, उसको मॉनिटरिंग की जा रही है। आप निश्चित रहें, मशीनें भी काम करेंगी, आपका सकला भी बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा साथ छूटे नहीं हो सकते, ये पौड़ी के लिए उनके द्वारा सौगात है, आप सभी के लिए सौगात है। आप इस चीज में भ्रमित ना हो, ये कांग्रेस और अन्य सब पार्टी इस चीज को भ्रमित कर रहे हैं अपने लोगों को। ये धरातल पे ये काम चालू है और आपको नहीं है, मेरे पास वीडियो जिस तरीके से सर्वे टीम काम कर रही है, पर डे वो मॉनिटरिंग मेरे पास कर रही है कि भैया आज हमारे कंपनी द्वारा ये काम यहाँ हुआ है। यहीं पे मैं अपनी बात को जो है अंत देना चाहती हूँ और एक बार ये क्या बोलना चाहते हैं वो सुन लेते हैं। ये जो भैया जो ज्वाला जी ने जो बात कही है, उसका प्रश्न मैंने पहले ही पूछ दिया था अपने कांग्रेस के मित्रों से। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है इनसे कि महाराज साहब रोड पर क्यों उतरे थे? देखिए, सिंधिया जी अपना जनाधार खो चुके थे, लोकसभा चुनाव आ रहे, केपी दरबारे से अपनी राज्यसभा सदस्य के लिए जनादेश को बेच दिया। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जिन्हें 15 साल मेहनत की और भाजपा के शासन को हटाया उसको। कि अगर मैं इस मुद्दे को खींचना चाहूँ तो मेरे लिए शायद पूरा दिन कम पड़ जाएगा और हो सकता है चुनाव भी हो पाए। इसलिए मैं इस चीज को यहीं पे अंत करना चाहूंगी और ये जो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, एक मिनट, मेरे साथ में एक आम जनता और मौजूद है, जरा इनसे बात कर लेते। क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम जंडेल सिंह यादव है, तो जागीर से हूँ, पंचायत माधोराई। वहाँ पे जेसीबी चली थी परसों। अब तो मतलब यहाँ पौड़ी में मौजूदा मंत्री हैं, पहले तो ये कहते थे यहाँ पे कोई मंत्री नहीं है और यहाँ पे मतलब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कारण क्या है? ये आप जो कहना चाह रहे हैं ठीक है, मजदूरों की बात है जो आपके सामने है, इसका जवाब सरकार गिरा दी सिंधिया जी ने। मैं इनसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यहाँ पे 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक तो दूल्हा बना के बैठा दिया जाता था, दूसरा पीछे से रस्सी शराब तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, कैसे होकर बाकी के लिए लागी बिच के बाकी हमारा कोई विधायक बचा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर मैं इस चर्चा को जारी रखूंगी तो स्वागत करती हूँ मैं सभी का फास्ट समाचार पे। मैं आपकी होस्ट मणिका शर्मा एक बार फिर आप सभी के साथ में। तो आज चूंकि फास्ट समाचार का काफिला अभी भटनावर गांव में आके खड़ा है, ये पौड़ी विधानसभा में लगा हुआ है। जैसे कि हम सबको पता है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, जिसके ऊपर बहुत सारी दावेदारियां हमारे सामने आ रही हैं और देखने को मिल रहा है कि जैसे अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो देखा जा सकता है, आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहां तक है सुरेश राठखेड़ा को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। अगर मैं भाजपा की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी से जो कुशवाहा जी हैं, उन्होंने अपना नाम, कैलाश कुशवाहा ने अपना नाम आउट कर दिया है। और अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस आज भी असमंजस की स्थिति में है, 2 नामों को लेकर, एक किराड़ जाति से है और एक ब्राह्मण जाति से। तो आज हम इस मुद्दों पर डिस्कस करते हैं। हम चुनावी चौपाल के तहत आम जनता से भटनावर की जानना चाहते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेके जो विधानसभा का उपचुनाव है वो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बात करूंगी। सर, आपको क्या लगता है कि जो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है वो किन मुद्दों को लेके होगा? सबसे पहली बात तो बेरोजगारी का मुद्दा है और जो सबसे बड़ी समस्या है कृषि से संबंधित समस्या है। यही सब मुद्दे हमारे उपचुनाव में होने चाहिए। तो इनका कहना है कि कृषि और बेरोजगारी वाली बात इन्हें रखी। इसके अलावा और भी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात करूंगी। आप कैसी समस्याओं को फेस कर रहे हो यहाँ पे पौड़ी में, कि आपको क्या लग रहा है कि जो उपचुनाव होना उसका क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा हमको मजबूर नहीं है, हमको अपना हक मिलता नहीं है क्या। और जब जो भी हमारी समस्या है हम गरीबान की मजबूर है,
जो भी मंडी में काम करते हैं कोई भी पैसा बढ़ाना नहीं चाहता, जो भी कुछ भी है पैसा मिलता नहीं है हम लोगों को। अगर मैं एक मूलभूत सुविधा की बात करूं, अगर मैं पानी, सड़क और इसके अलावा मैं और भी जल की जो बात करूं, अगर पानी की, सड़क की, इन समस्याओं की बात करूं तो इस पर आप क्या कहेंगे? पानी और जल की समस्या में तो बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी अभी पौड़ी में सकला डैम का भूमि पूजन किया गया था, बाकी का अभी टंकी सारे गाँव में तो ना बहुत अच्छे बीजेपी सरकार अपने इस उपचुनाव के हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? हमसे कहना चाह रहे हैं कि उसका वो 3 बार पूजन हो गया है, 3 साल से हो रहा है, अभी तक क्या नहीं हुआ वो 3 साल में। तो अभी तो जो सुरेश राठखेड़ा है उनने इसका उद्घाटन कर दिया है, फिर पहले तो फिलहाल बात ही नहीं, अगली साल पहले कर दिया था, तो क्या नहीं हुआ वो। तो अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार को अब भाजपा में बदलना पड़ रहा है, तो उसके पीछे का रीजन आपको क्या लगता है? तुम बताओ। चुनावी मुद्दा है मैडम, और कहीं कुछ नहीं, चुनाव आता है जब नेता लोग अपने पास आ जाते हैं, चुनाव वोट मांगने के कहीं काम होता है मेरे हिसाब से तो, गाँव लेवल पे तो कुछ होना है ही नहीं, अभी शहर लेवल पे सब हो जाता है, बड़े बड़े अपने काम बनाते हैं, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। तो जैसा कि इनका कहना है कि जनता की जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जनता की सुनवाई का मतलब ये तो है नहीं कि मतलब कि ये कुछ भी करते रहते हैं, जनता के बीच में भी नहीं जाते, ना ही उनसे एक बार मिलते हैं, बस इनको जब वोट चाहिए होता है तब आते हैं, अपना काम निकलता है और फिर उसके बाद कोई किसी को नहीं देखता है। जब भी कभी भी अभी जब चुनाव हुआ है, जब से एक बार भी घटनावा विधायक साहब बिल्कुल भी नहीं है, अगर एक बार आए हों तो कोई बताए। जैसे कि उसका वो सकला डैम का निर्माण किया है, जैसे उन्होंने भूमि पूजन इसका 3 बार हो चुका है। भूमि पूजन का मतलब होता है कि जिस दिन से भूमि पूजन किया उस दिन से काम शुरू होना चाहिए, लेकिन वहां पर अभी तक आप जाके देख सकते हो कि कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है, बस भूमि पूजन किया है और वहां से निकल गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। अब चुनाव आ गया तो फिर अब चुनाव आ गया तो फिर भूमि पूजन हो गया, चुनाव खत्म तो फिर वो गेम खत्म। तो आप लोगों के हिसाब से जो आपका प्रत्याशी होना चाहिए उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कि क्या सोच के आप विधायक चूज करने वाले हैं? किसी को भी चूज कर लो, उसको कोई मतलब नहीं मैटर, अपना काम निकल जाता है, सिर्फ जनता स्टेसी कराया बस। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो विधायक है, चाहे वो कांग्रेस का इंसान बन जाए, चाहे बीजेपी का बन जाए, चाहे भाजपा से आ जाए, इसका मतलब वो आपके किसी काम की नहीं है। तो बाकी इसका मतलब कि जो रोजगार निकालती है सरकार, उसमें आप कहना चाहते हैं कि वो भी सरकार नहीं निकालती, वो आपके द्वारा ही निकाला जा रहा है सब? नहीं मैम, गवर्नमेंट ही वैकेंसी वगैरह तो गवर्नमेंट ही निकालेगी, क्योंकि आप देखो 2017 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद में ये कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई थी, उसके बाद आज 3 साल फिर बीजेपी की गवर्नमेंट है, और इस माहौल में भी एक तो अपना ओबीसी का जो 27% आरक्षण का था वो भी कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, वैकेंसी आपका तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब 3 साल से मैं खुद 2017 की फाइनल मेरिट में 0.56 से बाहर होकर बैठा हूँ, उस टाइम से आज तक अभी कोई वैकेंसी नहीं है। और रहा मुद्दा यहाँ पौड़ी विधानसभा के विकास का, तो कहीं से कहीं तक कोई चीजें नहीं है, यहाँ घोषणाएं होती रही हैं और होती रहेंगी। हमें व्यक्तित्व वाला, हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर नेता चाहिए व्यक्तित्व वाला, जो विचारों की लड़ाई लड़े, जो सत्य की लड़ाई लड़े, बस वो चीज चाहिए। और कोई नया व्यक्ति बना तो वो ही कुछ कर सकता है, नहीं तो कोई बुजुर्ग तो कर ही नहीं सकता इस गाँव के लिए कुछ। तो इसका मतलब आपके हिसाब से जो नया व्यक्ति है वो कौन है? आपकी निगाह में कोई ऐसा नया व्यक्ति है जिसको आप खड़ा करना चाहते हैं? वही बनेगा, वही सी रहेगा। तो अभी मेरे सामने तो जितने भी दावेदारों के नाम आ रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि उसमें से कोई नई उम्र का इंसान है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं जो पौड़ी विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है, तो जैसा कि अभी इन भाई साहब ने बोला कि कोई नया उम्र का इंसान आएगा अगर, तो वो ही जाके पौड़ी की जो विकास है उसका कार्य कर पाएगा, क्योंकि बाकी सब में अब उतनी दम नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, चाहे वो आधार कार्ड का मामला हो, चाहे वोटर ID का मामला हो, हर जगह रोड पे ये पैसा चाहिए, ऊपर कहीं कोई सुनवाई नहीं है, जनप्रतिनिधि है सुनवाई करते नहीं है, तहसीलदार है, SDM है, डालते रहते हैं, आप तहसील में जाकर देखिए कितने मामले पहले पड़ेगा, 1.5-2 साल हो चुकी है, 145 की केस आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, कम से कम 500 केस इसमें है, तो कहीं कोई सुनवाई नहीं। तो
मतलब अगर देखा जाए तो आप सबके हिसाब से आपका जो गांव है भटनावर, इसमें कोई भी उम्मीदवार आके खड़ा हो जाए, कोई आपको सहयोग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आप में से कोई भी मतलब करेंगे क्या? मतलब आप लोग किसी पार्टी को वोट देने के फेवर में भी हैं, या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं बस ऐसे ही चलने दो जो चल रहा है? क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं मैम, क्यों ऐसे कैसे चलने देंगे? ऐसे चलने देंगे तो कैसे काम चलेगा? कोई युवा प्रत्याशी आएगा, लगनशील आएगा, जो काम करने वाला होगा उसी को। हमारी नजरों में ऐसा एक बंदा है जो जनपद अध्यक्ष पारम सिंह रावत जी, चोपड़ी में उनका 5 साल का कार्यकाल रहा है। आज तक का रिकॉर्ड है, उन्हें ऑन द स्पॉट काम किए हैं, कभी उनके मतलब कार्यकाल में आज तक का एक भी शिकायत नहीं आई है, और उनका कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है। उनमें वो चीज है जो एक उम्मीदवार में, जनप्रतिनिधि में होना चाहिए। तो जैसे हमने पारम सिंह रावत जी का नाम लिया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैम वो एक अच्छे इंसान है, जिनकी भी जो भी कोई समस्या होती है उनका हाल के हाल उनका सॉल्यूशन होता है, जितना वो कर सकते हैं उतना वो करते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि ये जो अभी विधायक बने हुए हैं उनके जैसे कि बाहर जिसको मतलब जिससे मिलना है उन्हें उनसे मिल लो, जिससे नहीं मिलना है उनको भले से बाहर ही बिठाते रहो। जैसे कि अभी आप छत से कुछ महिला आई हुई थी, वो उनके गेट के बाहर ही खड़ी रही थी, उन्होंने उनका इतना सा भी नहीं पूछा कि आप आए हो, बैठो, पानी पी लो या फिर कुछ उस बारे में पूछा, सीधा गेट के बाहर खड़े। वो शाम तक हो गई थी, लेकिन उनसे कोई मुलाकात नहीं की उन्होंने। तो जैसे कि अपने पारम जी रावत है, वो एक ऐसे इंसान है कि वो कहीं अगर उनके यहाँ पे चले भी जाओ ना, तो आप वैसे खाली हाथ नहीं आओगे। अगर आप कुछ लेके गए हो वहाँ पे अपनी समस्याओं का, वहाँ से बिल्कुल समाधान होगा, और ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका कहना है कि पारम सिंह रावत जी को ये फेवर करते हैं। इनका कहना है कि पारम सिंह रावत अगर रहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लोगों से बात करूंगी कि जैसा आपके भाईजनों ने बोला, क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, सहमत नहीं है, और सहमत होना भी चाहिए, नया चेहरा है तो। लेकिन मेन तो पूरा मुद्दा है भ्रष्टाचार। ना रोजगार खत्म होगा कभी, ना बेरोजगार खत्म होगा। पौरी में इतना रोजगार है, इसकी कोई पोजीशन नहीं है, कोई फैक्ट्री है बताइए आप, कोई संसाधन है बताइए आप। मुद्दे के नाम पे तो कितने भी मुद्दे, कोई भी मुद्दा उठाओ, मेन बेरोजगारी। हमारे इसी गांव में आपको 200 युवा मिलेंगे, इनका 1 रुपए का उसका वो नहीं है कि वो 1 रुपया कर सके। अगर मेन मुद्दा बेरोजगारी है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारे दर्शक भी सब कुछ देख रहे हैं। सवाल ये है कि अगर बेरोजगारी हट जाती है पर पानी की समस्या रह जाती है या सड़क की रह जाती है, तो ये चलेगा? चलेगा, वो करेगा। अगर उसको सड़क की जरूरत नहीं है, उसको पानी, उसके पास पैसा मैडम सब कुछ लाएगा, वो सारी व्यवस्था कर लेगा। वो उसके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या करेगा? आप सड़क बनवा दो, सब करवा दो उसको, उसके बाद पेमेंट के लिए क्या करेगा वो बंदा? और 141 मैंने 4 महीने लगा रहा हूँ, आज तक नहीं क्या लगे 141 में लगा, कुछ नहीं होता है, सब अपने अपने की होती है। जिसका जूता चलता है उसी का काम होता है। तो जैसा कि आप सबको भी पता है, हाँ बोलिए। मैं इस ग्राम पंचायत भटनावर का सरपंच हूँ। मैंने अपनी ताकत पूरी लगाई, जिसमें मुझमें ताकत या बुद्धि थी। ऐसा कोई नेता नहीं था, उसके यही मैंने पैर तक नहीं छुए। आज भी मेरे मुद्दे आप देखो, मेरे पास जो क्या बोलते हैं उसको, कारमेंटल के वो बनती है कार, उसको मुझसे 1500 रुपए मांगे जा रहे हैं। जिस आदमी ने 90 दिन मजदूरी की है, तो 90 दिन मजदूरी उसने ली की है कहीं, तो मुझको 1500 रुपए मांगे जा रहे हैं। जैसा आपने बताया कि आप यहाँ के सरपंच हैं, और आपने जिस तरीके से बताया कि आपने सबके पैर छुए, तो अगर जैसे अभी आपने सहमति जताई है पारम सिंह रावत से, तो आपको क्या लगता है कि जब वो आ जाएंगे तो क्या उनके पैर में आपको नहीं जाना पड़ेगा? अब जो नहीं मानेंगे तो कोशिश करेंगे, अगर एक बार में मान लेंगे तो पैर क्यों छुए? कोशिश तो की जाएगी ना, कोशिश करते हैं। हमने कोशिश की अपने हिसाब से, कोशिश की, हम विफल हो गए वहां पे। अब विफल तो चाहिए क्या, मैं यहाँ रोजगार चाहिए किसी भी कीमत में, मेरे से या भटनावर से किसी, केवल पौरी में जब तक रोजगार नहीं आएगा, साहब आप सड़क दे दो, पानी दे दो, सब खाते दोगे खाना 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल, उसके बाद क्या पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा क्या? मेन बेरोजगारी। जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, आप कितना भी पैसा खर्च करवा लो, और सरकारें आई और सरकार चली जाएंगी, जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी कुछ नहीं होगा। हमारे भटनावर गांव में मैं जानता हूँ, यहाँ के नए लड़के करीबन 75% बाहर जाते हैं। कोई गुजरात जाएगा, कोई महाराष्ट्र जाएगा। क्या वहां पर टाल से नहीं लग रही? क्या वहां खंभे खड़े नहीं हो रहे? क्या वहां रोजगार नहीं चल रहा? केवल यही कोई रोज बताइए आप। अब ये डैम बनेगा तो मैं जानता हूँ 3 बार शिलान्यास हो गया इस डैम का। ना मुझे, मैं बीजेपी का हूँ,
ना मैं कांग्रेस का हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। क्या पर बेरोजगारी कोई आएगा और बेरोजगारी खत्म करेगा वही। अब मजबूरी में तो कहीं वोट दे बालो साहब, ये तो मजबूरी है। मैं इनसे लगा हुआ उनको वोट दे दूंगा, बीजेपी अच्छी लगे बीजेपी को वोट दे दूंगा, जब तक देश का कुछ नहीं होगा अगर बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। तो इन्होंने जैसे बोला कि बेरोजगारी एक मुद्दा इन्होंने सामने बताया कि बटनावर गांव की भी अगर मैं बात करूं तो, और पौरी विधानसभा की बात करूं तो इसमें और भी जो युवक है इनसे बात करूं, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? जी मैम, हमारा मेन मुद्दा तो रोजगार ही है, रोजगार मिलेगा हम तो वहीं पे वोट देंगे। इसके अलावा आपको कोई और समस्या नहीं आ रही है? और समस्या है जो गांव की लोकल है वो तो सरपंच साहब हैं जो कर ही देंगे, सॉल्व कर रहे हैं अभी तक। अब हर किसी के घर जाकर तो एक एक समस्या तो सॉल्व नहीं की जा सकती, जो बन रहा है उनका वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, और हम तो इनसे यही उम्मीद करते हैं कि आगे वेट करेंगे। तो अभी जो प्रधानमंत्री की एक मुहिम चलाई गई है आत्मनिर्भर भारत, तो उसके लिए आप में से कोई को नहीं लगता कि आत्मनिर्भर भारत जो है उसमें क्या होने वाला है? कुछ कहेंगे इस बारे में? कोई आप कहेंगे, बताएं। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? जब तक व्यक्ति के पास कोई संसाधन ही नहीं है तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? मैं 12 साल से अति शिक्षक में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हर जगह हमने आंदोलन किए, भोपाल तक आंदोलन किए, कांग्रेस ने हमें वचन पत्र में दिया, लेकिन आज तक उनने कुछ सुनवाई नहीं की। उन्होंने पूरा की पूरा टीगरा प्रोग्राम 24 शिक्षा मंत्री के ऊपर ठोक दिया। इन्होंने हमारी नहीं सुनी। जब मुख्यमंत्री की अगर कोई शिक्षा मंत्री नहीं सुनना तो फिर कैसे काम चलेगा? यही मुद्दा उठा के सिंधिया जी कांग्रेस में से बीजेपी में चले गए, लेकिन आज तक वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो युवा करे तो क्या करे? उन्होंने तो कह दिया कि पकौड़े तलो, समोसे बनाओ, रेडी लगाओ, लेकिन उसके लिए संसाधन होने चाहिए। 10,000 का लोन कहते हैं, लेकिन बैंक के पास जाओ अगर 10,000 का लोन मिलता है? नहीं मिलता। तो इन्होंने भी जो आपने जैसे देखा कि मैं भटनावर गांव में खड़ी हूँ पौरी विधानसभा के, और यहाँ के मैंने जितने भी लोगों से बात की उसमें मुझे एक ही मुद्दा सामने नजर आया कि चाहे पानी की समस्या हो या सड़क की समस्या हो या बिजली की समस्या हो, ये समस्याएं एक रोजगार के आगे फेल हैं।